हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन समर कोर्स 2020। ये आज का लेक्चर जो होगा क्लास 12th का, इसमें हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे ये आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सेकंड लेक्चर है आपके सामने। और फर्स्ट चैप्टर हम लोग ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, दैट इज फंक्शंस। सो फंक्शन जिन लोगों ने नहीं देखा, जो लोग इस चैनल पे ये वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो पहले आप फंक्शन चैप्टर को देख लो और इनवर्स ट्रिगो का फर्स्ट लेक्चर आप देख सकते हो। तो आज का जो हमारा लेक्चर वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर सेकेंड लेक्चर होगा। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बेसिक आइडिया अबाउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। देखो, इनवर्स कभी किसी फंक्शन का कब निकाला जा सकता है, इसके कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, ठीक है, सर्टेन बाउंड्री लिमिट्स हैं। हम हमेशा किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकाल नहीं सकते। तो इनवर्स किसी का कब निकाला जा सकता है, जब वो फंक्शन 1-1 नेचर भी शो करता है और 1-2 नेचर भी शो करता है। ये तो क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोगों ने बताया था कि देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो 1-1 ऑन-2 अगर हो रहा है तब तो उसका इनवर्स निकालेंगे। लेकिन जब भी हम लोग स्टडी करते हैं, जैसे साइन इनवर्स का ग्राफ को स्टडी करते, तो पता चलता है कि वो मेनी वन फंक्शन है, ठीक है, 1-1 नहीं है, क्योंकि अगेन अपने आप को फिर से रिपीट करता है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शन, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट फाइंड इनवर्स। सो हम लोग इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, द फर्स्ट थिंग विच वी आर डूइंग इज वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन। डोमेन को हम लोग क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अब देखो, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया हम लोगों ने, और डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने के बाद मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि साइन इनवर्स ग्राफ, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे पॉसिबल बनाया जा सकता है, ठीक है। इतना चीज आपको क्लियर है। आज के लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां पे हम लोगों ने खत्म किया था लास्ट लेक्चर में। तो आज का जो लेक्चर होगा, स्टार्टिंग हम लोग सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ को देखेंगे आज के लेक्चर में, करेक्ट। तो पहला नंबर लिखो, हमने बताया था लास्ट लेक्चर में साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, बट मैं यहां पे फिर से सारे ग्राफ का, सारे इनवर्स ट्रिगो का ग्राफ बताऊंगा, और साथ में सारे इनवर्स ट्रिगो का डोमेन, रेंज और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो स्टार्ट करते, पहला लिखो साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है। सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ बनाने से पहले मैं यहां पे आपके सामने एक छोटा सा टेबल जो मैंने अटैच किया था, मैंने आपको बोला था कि आप पहले सबका डोमेन और रेंज याद करके आओ। खासकर डोमेन तो आपको याद करने का तरीका भी मैंने बताया था कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज होता है वो रेंज क्या हो जाएगा, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। तो डोमेन तो बहुत आसान है याद करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पहले बार यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूं, सबका डोमेन और रेंज आप इधर देख लो। उसके बाद ग्राफ को बनाने का अलग मजा आएगा। आप ये टेबल देख के आप आसान से ग्राफ बना सकते हो। तो अपन लिखते, पहले यहाँ पे टेबल लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स की बात करूं मैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। ये सारे 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ऑब्वियस है कि इनवर्स ट्रिगो भी कितने आएंगे हमारे पास, 6 आएंगे। अब मैं यहाँ पे अगर लिखूं, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे डोमेन लिखता हूं, डोमेन किसका, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का, और यहाँ पे रेंज लिखता हूं। तो ध्यान देना, देखो साइन एक्स का रेंज क्या होता है, साइन एक्स भाई -1 और 1 के बीच में ही घूमता रहता है। तो साइन एक्स का रेंज क्या हुआ, -1 से 1। एग्जैक्टली वही चीज क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स का, करेक्ट। तो यहां पे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स का डोमेन, डोमेन क्या होगा, -1 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, करेक्ट है, ठीक है। अब देखो अगेन कॉस इनवर्स एक्स का भी सेम होने वाला है। समझ में आ रहा हो कि कॉस इनवर्स एक्स का भी ग्राफ ऐसा भी बनता है, सिर्फ यहां पे स्टार्ट होता है। ये -1 से कहां तक, -1 के बीच में घूमता रहता है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, डोमेन -1 से 1। देखो उसका जो रेंज होगा वो यहाँ पे डोमेन बन रहा है, ठीक है। tan इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता था, tan x का। तो tan x का रेंज सर ऐसा जाता था ना, देखो ध्यान से देखो, ऐसा जाता था। तो ये तो ऑल रियल नंबर इसका रेंज आता था। तो उसी तरीके से tan इनवर्स एक्स का डोमेन क्या जाएगा, ऑल रियल नंबर, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। समझ आ रहा होगा आपको। उसी तरह cot इनवर्स एक्स का भी क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। जैसे ही कोसेक पे आते हैं, कोसेक और सेक पे, यहां पे थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है, लगभग लोगों को यहीं पे प्रॉब्लम होती है इसको याद करने में। तो कुछ भी नहीं है, अगर मैं बताऊं कि कोसेक एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, तो आपको ध्यान है कोसेक एक्स का ग्राफ। देखो कोसेक एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, मान लेते ये कोसेक एक्स है, ये 1 है, ये -1 है, तो ग्राफ ऐसा बनता है, याद है आपको। ठीक है, ये कोसेक एक्स का, ये आगे फिर ये पीरियोडिक नेचर शो करता जाएगा।
तो कोसेक एक्स का ग्राफ क्यों बनाया मैंने, ये आपको बताने के लिए कि इसका रेंज क्या है। देखो कोसेक एक्स का रेंज अगर देखें तो ये वाला जो बीच वाला पार्ट है ना, ये यहां से यहां, ये वाला पार्ट तो इंक्लूड हो ही नहीं रहा रेंज में। तो कोसेक एक्स का रेंज क्या है, तो रेंज इसका माइनस इंफिनिटी से -1 और फिर यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये रेंज है कोसेक एक्स का। तो कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन यही हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो यहां से लिख सकते हो आप कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से -1, यहां पे क्लोज ब्रैकेट, यहां पे ओपन ब्रैकेट, फिर यूनियन, यहां पे ओपन क्लोज, अगेन इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट, अगेन फिर सेक का भी बनाओगे तो सेक का यहां से स्टार्ट हो जाएगा। अंतर कुछ भी नहीं है रेंज में, सेक का भी रेंज सेम होगा, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा सेक इनवर्स का सेम। तो ये जो मैंने डोमेन रेंज लिखा, पहले तो आपको डोमेन एकदम रट लो भाई, रेंज भी आपको रटना है, लेकिन डोमेन रटना तो बहुत आसान है, क्योंकि 11th में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज आराम से जानते थे। नहीं जानते तो ग्राफ से देख लो ना भाई, क्या दिक्कत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहां पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, डोमेन सबका लिख दिया। अब बात करते हैं रेंज का, समझ रहे हो बात, रेंज का बात करते हैं। रेंज में थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती है। सर कैसे आ जाती है दिक्कत, तो देखो रेंज निकालना, अगर रेंज आपको याद करना सारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज, सबसे आसान तरीका ये होगा जो मैं बोलूंगा। अब देखो ग्राफ बनाना बहुत ही आसान है इनवर्स ट्रिगो का, और सब उसी में दिक्कत लेते हैं। ज्यादा स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज रहते हैं, सर ग्राफ कैसे बनेगा। तो ग्राफ बनाने का मैंने आपको एकदम सिंपल सरल तरीका बता दिया लास्ट लेक्चर में, कि आप क्या करना है, इनवर्स ट्रिगो का ग्राफ अगर बनाना है तो ट्रिगो का ग्राफ का मिरर इमेज ले लो, किसके लॉन्ग, y = x के लॉन्ग। सारे का मैं मिरर इमेज लेके बताऊंगा, सारे के सारे ग्राफ हम लोग उसी के हेल्प से बना सकते हैं। लेकिन यहां पे डोमेन रेंज याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप यहां से देख के बता सकते हो कि डोमेन इसका रेंज क्या होगा तब तो अच्छी बात है, नहीं बता सकते तो अगेन यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द ग्राफ। ठीक, यहां से आपको ग्राफ का हेल्प लेना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहां से इसका रेंज अगर फाइंड करें, यहां से सोच भी सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स जो है ना वो -1 से 1 में डिफाइंड होता है। ठीक है, -1 से 1 में। अब सोच के देखो कि साइन एक्स जो था ना, साइन एक्स वो -1 और 1 बीच में, जैसे साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता था, तो सर साइन एक्स का ग्राफ ऐसा था, देखो आप यहां से ऐसे ही बनता था। तो अब आपको इसका इनवर्स डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, यहां से यहां तक क्या किया था, कट कर दिया था। तो इधर वाला मिटा देते हैं, ठीक है, और इधर वाला भी मिटा देते हैं। यहां से यहां कट किया था तो बचा ये वाला ग्राफ, सिर्फ समझ रहे हो। तो ये ग्राफ बचा, और ये था π/2, और ये कितना था -π/2, और ये वाला था -1, और ये वाला क्या था, ये वाला 1 था, और ये वाला क्या था -1 था। अब सोच के देखो कि भैया इसका रेंज क्या होगा। साइन इनवर्स एक्स का ये ग्राफ था, और जब ग्राफ का इनवर्स लोगे तो ये ग्राफ का इनवर्स ऐसा बनेगा। समझ रहे हो बात को। तो ऐसा जैसे ही बना तो इसका रेंज क्या हो गया भैया, रेंज -1 से, ये देखो ये वाला π/2 तो ऊपर चला जाएगा, π/2 ऊपर, नीचे -π/2, तो इसका रेंज क्या आ गया, -π/2 से π/2। समझ रहे हो। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया था मिरर इमेज लेना, ये वाला विड्थ कैसे उस वाले विड्थ से बराबर आया था, क्योंकि मिरर इमेज है। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर आप फॉलो करो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैंने ऐसा कैसे लिखा, वैसे भी लास्टली आपको ये याद करना ही होगा। ठीक है, याद कर लोगे तो ये बहुत, उससे ज्यादा बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। अगर इनवर्स ट्रिगो में, सीधा सीधा बात है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर आपको सारे इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का डोमेन और रेंज अगर याद रहता है, इसका मतलब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बाकी तो कॉमन माइंड है भाई, बाकी तो आपका लॉजिक कैसे चलता है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको ये पूरा डोमेन रेंज में कहीं दिक्कत नहीं है इनवर्स ट्रिगो का, तो देन यू कैन डू एनी क्वेश्चन। ठीक है, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें, थोड़ा बहुत है फॉर्मूला वगैरह। मेन तो यही है, डोमेन रेंज में फंसना नहीं है, आपको कंफ्यूज ही नहीं होना है, एकदम सिंपल सा सटीक है। आप सबका ग्राफ रट लो, खत्म करो बात। ठीक है, ग्राफ कैसे होता है, तो मिरर इमेज ले लो भैया। ठीक है, तो यहां से ऐसा कर सकते हैं। अब cos इनवर्स एक्स का रेंज का बात करें तो हम लोग को पता है कि cos इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है ना, वो यहां से स्टार्ट होता था cos एक्स का ग्राफ, याद है cos एक्स का ग्राफ यहां से स्टार्ट होता था। ठीक है, मैं सबका भी ग्राफ डिटेल करूंगा, मैं पहले ये लिख देता हूं, चलो इसको रहने दो अभी। ठीक है, फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा, इधर भी बताना उधर भी बताना। इसका जो रेंज आएगा ये आएगा आपका 0 से पाई। ठीक है, इसका रेंज आएगा जो क्या आएगा 0 से पाई। ठीक है, अभी आप tan इनवर्स में आओ। tan इनवर्स x का अगेन ग्राफ ऊपर से ऐसा जाता था, 90 पे नॉट डिफाइंड होता था, ऐसा आता था। तो अगेन इसका जो ग्राफ आएगा
इसका आएगा -π/2 से π/2। लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है कि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट डालना पड़ेगा। और आप सोच भी सकते हो, लॉजिक लगाओ, लॉजिक सोचो थोड़ा सा, क्यों ओपन ब्रैकेट? सर π/2 पे tan नॉट डिफाइंड, याद आया? तो भाई π/2 पे जब डिफाइंड है तो यहां क्यों π/2 इंक्लूड करोगे? ये इनवर्स का ये तो रेंज आएगा, समझ रहे हो? वहां पे वो डोमेन था, यहाँ पे रेंज तो आएगा। तो ये चीजें समझ में आनी चाहिए। अच्छा ये लिख दे तो अब cot इनवर्स x का सर क्या करे? तो cot इनवर्स x का 0 से पाई लिखो ना भाई। लेकिन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ओपन ब्रैकेट। अगेन यहाँ पे आप अगेन सेम चीज सोच सकते हो कि सर cot इनवर्स मतलब cot x 0 और पाई पे नॉट डिफाइंड होता था, तो यहाँ पे cot इनवर्स x का भी रेंज में 0 और पाई शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे अगेन कोसेक और साइन थोड़ा भाई भाई है, साइन और कोसेक, तो ये वाला चीज यहाँ उतार दो। यहाँ क्या था? -π/2 से π/2, समझ रहे हो मैंने क्या बोला? कोसेक और साइन, साइन का उल्टा कोसेक, तो ये भाई भाई है, तो ये बस यहां से यहां उतार दो। और फिर हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे किसको? आप थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि साइन एक्स कहां पे नॉट डिफाइंड, साइन एक्स कहां पे 0 होता था? तो भाई साइन एक्स 0 डिग्री पे 0 होता था, याद है थोड़ा सा आपको? तो साइन एक्स जहां पे 0 होता था वहां पे कॉसेक तो डिफाइन ही नहीं होगा क्योंकि 1/0 होगा। तो इसीलिए जब 0 पे साइन एक्स 0 था तो 0 पे कोसेक एक्स नॉट डिफाइंड, तो 0 कोसेक इनवर्स एक्स 0 उसके रेंज में नहीं होगा। तो अगेन यहाँ पे क्या कर देंगे? 0 को घटा देंगे। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अगला बात सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का जल्दी से कर ले। तो सेक इनवर्स एक्स किसके जैसा दिखेगा? कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे 0 से पाई लिखे थे, यहाँ भी लिख दो 0 से पाई, बशर्ते शर्त क्या है? अगेन ये π/2 पे नॉट डिफाइंड, π/2 इंक्लूड नहीं होगा रेंज में। क्यों? अगेन मैं आपको सोचना, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। तो सर cos π/2 पे 0 होता था cos, तो cos अगर π/2 पे 0 है तो sec π/2 नॉट डिफाइंड है। जब sec π/2 डिफाइंड नहीं है तो sec इनवर्स के रेंज में π/2 नॉट पॉसिबल, करेक्ट? तो यहाँ पे π/2 इंक्लूड नहीं करेंगे। बस इतना सा अगर आप याद रखते हो, ये छोटी सी बात है, छोटा सा टेबल अगर आपके दिमाग में आ जाता है तो आपको चीजें बहुत ही आसान दिखेंगी आगे के लेक्चर्स में, ये बात कंफर्म है। तो ये चीज अगर आप याद रखो, मेरा रिक्वेस्ट है कि ये आप याद कर लो। समझाने का तरीका मैंने समझा दिया, इसमें बस ये देखो साइन टैन और कोसेक तीनों एक जैसा, साइन टैन कोसेक, समझ आया? साइन टैन कोसेक तीनों एक जैसा, बस साइन में क्लोज, टैन में ओपन, यहाँ पे क्लोज, लेकिन 0 को एक्सक्लूड करेंगे, बस इतना याद रखो। उसी तरीके से कॉस, कॉट और सेक, ठीक है? अगर ये चीजें याद होती है तो मैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जैसे ही बढ़े तो पहला ग्राफ जो आता है हमारे सामने, लिखो साइन इनवर्स एक्स। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, लेकिन वो इंट्रोडक्शन था। यहां पे मैं शुरू से 6 ग्राफ का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ग्राफ के साथ डोमेन रेंज सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो लिख लो, पहला नंबर लिखो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अगेन ध्यान से सुनना, भी यहां से ध्यान से लेक्चर को देखना। मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, ठीक है? अब सोचो कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ तो मैंने आपको बताया था, मैं फिर से बताता हूं, ठीक है? अब ये जो ब्लैक वाला है ये साइन एक्स का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? साइन एक्स का, ठीक है? अब ब्लैक वाला अगर साइन एक्स का ग्राफ है, और सोच लो कि ये ब्लू वाला लाइन y इज इक्वल टू एक्स का लाइन है, ठीक है? तो अब सोचो कि इसका जो ग्राफ बनाएंगे साइन इनवर्स एक्स का, तो इसका मिरर इमेज, तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा? ऐसा। इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा? ऐसा। तो बन गया, तो भाई बन गया ना, इससे ऊपर तो आपको जाना नहीं है। तो ये क्या था? अब देखो, सोच के देखो कि ये वाला जो विड्थ था इसका, ये वाला विड्थ था, ये विड्थ कितना था जी? ये विड्थ कितना था? बोलो 1। तो ये वाला विड्थ भी कितना होगा? 1। तो इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा? और यहां पे क्या आ जाएगा? -1। यहां पे क्या आ जाएगा? π/2। और यहां पे क्या आ जाएगा? -π/2। ठीक है? तो रेड वाला ग्राफ को रखो, बाकी सबको क्या करो? डिलीट कर दो, मेमोरी से भी डिलीट कर देना, ठीक है? तो रेड वाला ग्राफ को रखना है, बाकी सबको अपने मेमोरी से डिलीट कर देना है, ठीक? y इज इक्वल टू एक्स को लाइन को भी मैं मिटा देता हूं, ठीक है? तो ये ग्राफ अपने सामने बन के आ जाता है। ये किसका ग्राफ है भैया? ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है।
तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ लिख दियो तो आप जल्दी से लियो, डोमेन रेंज इसका लिख सकते हो, डोमेन लिख लेना, रेंज लिख लेना यहां से कि डोमेन कहां से कहां तक है, रेंज कहां से कहां तक। अब अगली जो बातें आ रही है वो लिखो आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के अंदर आती है वो पहला पॉइंट लिखो। पहला फर्स्ट पॉइंट इज y is equal to sin inverse x is an increasing function. y is equal to sin inverse x is an increasing function. अब ये बात मैं कैसे बोल रहा हूं सर, मुझे तो पता ही नहीं इंक्रीजिंग क्या होता है, तो कोई बात नहीं, चिल करो, नहीं पता है तो आगे बताते हैं ना क्या होता है। तो y is equal to sin inverse x is an increasing function। कैसे इंक्रीजिंग? इंक्रीजिंग का क्या मतलब होता है कि आप अगर लेफ्ट साइड से राइट की ओर मूव करते हो, आप क्या कर रहे हो, लेफ्ट साइड से राइट की ओर मूव करते हो, माइनस इंफिनिटी से हम इंफिनिटी की तरफ अगर दौड़ते हैं, तो जो y का जो वैल्यू, y ग्राफ में जो y का वैल्यू, वो भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। अगर वो भी बढ़ता है देन वी कैन से दैट द ग्राफ इज इंक्रीजिंग। जरा यहां पे चेक करते हैं, तो यहां पे लिख दो एज x2 greater than x1, it implies that sin inverse x2 greater than sin inverse x1। ठीक है, ये चीज आप लिख दो, इंक्रीजिंग का यही डेफिनेशन है, ये हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर, तो ये आप लिख सकते हो। एक पॉइंट ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट में साइन इनवर्स ग्राफ के बारे में। सेकेंड पॉइंट लिखो, इट इज सिमेट्रिक अबाउट 0,0। करेक्ट है, समझ रहे हो, इट इज सिमेट्रिक अबाउट 0,0, मतलब ऑरिजिन भी बोल सकते हैं इसको, तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन लिख सकते हो। अच्छा, ये बात बोलने सर क्यों लिखा रहे हो, इसका क्या फायदा है, धैर्य रखो, फायदा इसका मिलेगा। इट इज इंक्रीजिंग अबाउट सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। तीसरा पॉइंट लिखो। अब देखो इसका फायदा जो है वो तीसरे पॉइंट में आपको दिखेगा। तीसरा पॉइंट मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, जरा देखो, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। जल्दी बोलो जल्दी, क्या ये लिखना उचित होगा? साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अगर ये लिखना उचित होगा तो क्यों होगा? तो अगेन मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं, मैंने ये क्या लिखा, इट इज सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई फंक्शन ऑरिजिन के सिमेट्रिक होता है, इसका मतलब दैट फंक्शन इज ऑड फंक्शन। याद आया? तो अगर कोई ऑड फंक्शन होता है तो अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते तो क्या आता था भैया, याद आया? माइनस साइन बाहर आया था। तो ये मैंने आपको फंक्शन चैप्टर के अंदर लेक्चर 4 में बताया था, ऑड एंड इवन फंक्शन का थोड़ा सा आइडिया। ठीक है, वहां से हम लोग देख सकते हैं। और अगर ये भी नहीं समझ में आता तो भैया आ जाओ यहाँ पे, ग्राफ देखते हैं अपन। तो ग्राफ में मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, जैसे x मान लो यहाँ पे कुछ रखे, x मान लो यहाँ पे कुछ रखे 1/2, ठीक है 1/2, तो 1/2 पे जो वैल्यू देगा ये वाला, और -1/2 यहाँ पे रखते -1/2, ये जो वैल्यू देगा ये वाला। तो देखो ना, ये जितना प्लस में आ रहा है वही तो ये माइनस में आ रहा है, तो वही चीज तो बोल रहा है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। समझ रहे हो? साइन इनवर्स ऑफ एक्स का वैल्यू जो होगा उसका ही तो माइनस साइन लगा रहा है। तो ग्राफ से भी आप देख सकते हो। ये तीनों पॉइंट था साइन के अंदर। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको, पूरा क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये डोमेन रेंज, चलो मिटा दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब लेक्चर को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जाए, बहुत देर से बोरिंग हो रहा है सर, क्वेश्चन वगैरह बना ही नहीं रहे, क्या मजा आ रहा है ऐसे करने में। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं। एकदम बेसिक क्वेश्चन पे ध्यान से देना। मैं आसान क्वेश्चन कराऊंगा सर, आपको लगे सर इतना आसान क्वेश्चन दे रहे हो, उसी में मैं थोड़ी देर के बाद कुछ और देने वाला हूं। ध्यान से समझना, अचानक से नहीं सर यही आंसर होगा। ठीक है, सोचो और फिर आंसर दो। पहला क्वेश्चन लिखो, एग्जाम्पल लिख दो। एग्जाम्पल के अंदर हम लोग करते हैं अभी। एग्जाम्पल 1 लिखो, साइन इनवर्स 1/2। क्या मैंने बोला? साइन इनवर्स 1/2। तो ये कितना होगा? इसका तो आंसर कोई भी देगा। साइन कितना डिग्री? अच्छा, साइन इनवर्स एक्स,
साइन इनवर्स एक्स ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मैंने बताया था इट रिप्रेजेंट्स एन एंगल। याद होगा आपको, ये एक एंगल है, ये थीटा है, थीटा, समझ रहे हो? तो ये चीज, तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 आएगा? सोचो आप, साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 आता है जी? तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 आता है। याद है आपको? ठीक है, याद होगा। तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 आ रहा है? 30, तो π/6। करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन लिखो, ये तो आसान था, समझ लो। अब अच्छा ये मत बोल देना है कि सर साइन तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी क्या आता है? 1/2 आता है। याद आ रहा है आपको? साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में भी 1/2 नहीं आता क्या? साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो 180 माइनस मान लो करते हैं 30, 180 माइनस 30 तो क्या आता है? साइन 30। तो 180 माइनस 30 क्या है? 150। तो 150 डिग्री पे भी तो आता है 1/2। तो क्या यह 150 डिग्री लिख सकते क्या? कैन वी से दैट 150 डिग्री या फिर 30 डिग्री? तो 30 डिग्री सिर्फ आंसर होगा, 150 डिग्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहला बात क्या कि इसका डोमेन और रेंज को भी तो आपको देखना है। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन और रेंज को देखना है ना भैया। तो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है, डोमेन, वो डोमेन होता है -1 से 1। तो डोमेन तो सेटिस्फाई कर रहा है, 1/2 है, -1 से 1। अब रेंज जो होता है, रेंज क्या होता है? -π/2 से π/2, -90 से +90। तो भैया ये 150 कहां है रेंज में? ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ π/6। ये सब बेसिक कंसेप्ट मैं इसलिए यहाँ पे टाइम दे रहा हूं ताकि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में, आप आगे गलती ना करो। ठीक है, दूसरा लिखो, दूसरा एग्जांपल लिखो, साइन इनवर्स -√3/2। ठीक है, साइन इनवर्स -√3/2। इसका बताओ। इसका कोई आप डायरेक्ट भी देख के बता सकते हो, ग्राफ से भी, और मैं जो बताया था उससे भी बता सकते हो। इसको क्या कर सकते हैं? साइन इनवर्स ऑफ -θ इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स ऑफ √3/2। ठीक है, अब साइन इनवर्स कितना डिग्री का बाई √3/2? तो ये होता है π/3, मतलब 60 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं -π/3। ठीक है, बाकी आप अगर ग्राफ से देखो तो ग्राफ इसका होता है, ऐसा होता है। तो -√3/2 कहीं पे यहां पे आएगा, -√3/2। तो इस पे जो वैल्यू आएगा, ठीक है, तो इस पे वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा? -π/3। नीचे की तरफ आएगा -π/3। ठीक है, तो यहां ग्राफ से भी देख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग तीसरा क्वेश्चन लिखना। तीसरा क्वेश्चन अगर लिखे साइन इनवर्स ऑफ -1, अगेन ये भी सिंपल क्वेश्चन। इसको भी आप क्या करोगे? माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1। साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है? बताओ जल्दी। तो साइन 0 का 0 वैल्यू, ये तो कितना हो गया? π/2। तो ये क्या आ गया? -π/2। समझ आ गया आपको? अगला लिखना, अगला क्वेश्चन लिखो, साइन इनवर्स 2। उससे अगला लिखो साइन इनवर्स π/2। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट था। अब अगेन आप तुरंत मत बोल देना सर इसका कैसे देंगे आंसर। तो ध्यान देखो कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक वेदर दिस वैल्यू इज इन इट्स डोमेन और नॉट। इसके डोमेन में है या नहीं। तो इसका डोमेन क्या बोलता है? साइन इनवर्स का डोमेन क्या बोलता है? कि ये तो भाई -1 से 1 के बीच ही रहेंगे, बोलता है ना। तो ये 2 दे दिया है, तो ये तो नॉट डिफाइंड होगा। तो यहां पे क्या लिख दो? नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल ही नहीं है ना, डोमेन में ही नहीं है। अब जो बोले भैया मैं यही काम कर सकता हूं, उसको आप दूसरा काम से रिलेट करोगे, उसको क्या करेगा? उसको तो आप 0 रेट करोगे ना। फिर तो जब उसको वो काम आता ही नहीं है। साइन इनवर्स का डोमेन क्या बोलता है? -1 से 1 हमको रहना है। अब तुम 2 दे दोगे तो वो क्या वैल्यू देगा? मतलब कोई एक मशीन है, उसमें अब डीजल डालना है, अब उसमें पेट्रोल डालोगे तो काम करेगा क्या? पानी डालोगे तो काम करेगा? नहीं करेगा, खत्म बात। ये नॉट पॉसिबल है। ये भी क्या है? अच्छा, ये नॉट पॉसिबल क्यों? π/2 का वैल्यू, पाई का वैल्यू 3.14, π/2 का वैल्यू 1.5 समथिंग आएगा। तो ये भी नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये भी 1 से बड़ा हो गया। अच्छा, अगला जो दे रहा हूं वो भी ध्यान से देखना। ठीक है, छठा नंबर लिखो। समझ में आ रही बात? धीरे धीरे सब समझ में आएगी। ये नई नई चीजें ना आपके सामने आ रही है, धीरे धीरे सब समझ में आएगी किसको करना है किसको नहीं करना है। देख के आंसर देना आना चाहिए। अगला लिखो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/4। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/4। इसको बता सकते हो? मतलब ये तो सिंपल हो गया कि सर x का वैल्यू निकालना है, ये एंगल नहीं निकालना है एक्चुअली, इस बार वैल्यू निकालना है, क्योंकि ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है और एंगल आपको दिया हुआ है। तो साइन इनवर्स x मतलब साइन π/4 का वैल्यू कितना होगा, यही पूछा जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? इसको लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू 1/√2। समझ में आया कैसे मैंने लिखा? दोनों तरफ साइन ले लो। ठीक है, तो साइन π/4 1/√2, x इज इक्वल टू 1/√2। करेक्ट है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब 7th नंबर क्वेश्चन में लिखो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1।
इसको बोल सकते हैं क्या कुछ, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगेन आप सेम चीज करो, सेम कंसेप्ट। इसमें डायरेक्ट कोई सोचेगा सर 1, अच्छा 1 कोई एंगल है क्या सर, तो आपसे जो भी आंसर पूछा जा रहा है उसके टर्म्स में दो आंसर, क्या दिक्कत लेना, दोनों तरफ सब साइन लो तो आ जाएगा x इज इक्वल टू साइन 1। ऐसे ही रहने दो आप आंसर को। आप सोचोगे सर साइन 1 का तो वैल्यू ही नहीं पता, तो कोई दिक्कत नहीं ना, आप आंसर ऐसे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, थोड़ा सा ध्यान से देखना, पार्ट नंबर 8 पार्ट 8 में बोला गया है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2। ठीक है, एक और पार्ट लिखो 9, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2 एंड साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ठीक है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। अब ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या इसका आंसर हम लोग सोच सकते हैं क्या, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2। सोचो, देखो यहाँ पे दो चीजें, दो चीजों को आपको अगर माइंड में रखोगे तो आपसे सारा क्वेश्चन इस टाइप का बन जाएगा। वो दो चीजें क्या है, पहला डोमेन और दूसरा रेंज। ठीक है, पहला देखो, अब जहां जहां इसका डोमेन चेक करना होता था, जैसे अगर डोमेन दिया तो डोमेन चेक करते हैं पहले हम लोग कि डोमेन -1 से 1 के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा। हर में आ रहा था, इसमें नहीं आया तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो। और इसमें भी 1.5 तो ये भी नॉट पॉसिबल, जब डोमेन के अंदर ही नहीं आ रहा है एक्स का वैल्यू, तो आप उसका वैल्यू कैसे बता सकते हो, तो नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन रेंज चेक करते थे कि साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है भैया, -π/2 से π/2। तो यस, π/4 लाइज इन बिटवीन -π/2 से π/2। तो ये इसका आंसर दे सकते हैं अपन, यहां पे भी दे सकते हैं, एक्स का कोई वैल्यू होगा जिसपे ऐसा वैल्यू आएगा साइन इनवर्स एक्स का, समझ लो। अब देखो यहाँ पे ये क्या था, 2 था, लेकिन हम लोग को पता है कि साइन इनवर्स एक्स का लिमिट कहाँ है। साइन इनवर्स एक्स जो है ना, वो कहां से कहां लाई करेगा, कहां से कहां जा सकता, मैक्सिमम मिनिमम कहां से कहां जाएगा, ये तो बोले π/2 मैक्सिमम जा सकता और -π/2 मिनिमम जा सकता। बोलो इससे अलग कोई जाएगा क्या, कोई वैल्यू है इससे पॉसिबल नहीं है सर। तो सर जब ये इसका वैल्यू था 1.5 समथिंग 57, ये -1.57 बोल रहा है, जब वो -1.57 और 1.57 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये कैसे हो सकता है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2। तो यहां पे आप नॉट पॉसिबल नहीं बोलोगे, यहां पे आपको आंसर क्या देना पड़ेगा, आप आंसर दो, x का किस वैल्यू पे साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या हो जाए, 2 हो जाए, समझ रहे हो। मतलब कोई एंगल ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इट रिप्रेजेंट्स एन एंगल। तो साइन इनवर्स x वो कोई ऐसा एंगल पॉसिबल नहीं है जिसपे वो वैल्यू क्या दे, x दे, मतलब समझ रहे हो बात को। तो यहां पे क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, x बिलोंग्स टू 5, समझ लो। ऐसा कोई x का वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसपे जो वैल्यू किसी साइन इनवर्स x का एंगल 2 एंगल पे जो साइन इनवर्स x देता हो। ठीक है, तो इस तरीके से साइन x देता हो, इस तरीके से हम लोग यहां पे सोच सकते हैं। सिंपल बात, आपको क्या करना है, आपको दो चीज ध्यान में रखना है। यहाँ बोलने में देखो मेरे से भी गड़बड़ी हो जा रही है कि मैं कभी साइन इनवर्स एक्स एंगल बोल, कभी साइन एक्स बोल देता हूं। आपको क्या दो चीज क्या ध्यान में रखना है, पहला डोमेन, दूसरा रेंज। अगर आपको क्वेश्चन में डोमेन दिया हो तो डोमेन आप चेक कर लो कि -1 से 1 लाई कर रहा है या नहीं। दूसरा बात, अगर क्वेश्चन इस तरीके से, तो यहां पे इसको चेक करो कि ये रेंज में लाई कर रहा है या नहीं, खत्म बात। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन 2π/3 है, तो 2π/3 चेक करो कि 2π/3 इसके बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 2π/3 का मतलब क्या होता है, π/3 में 60 दूनी 120, लगभग 120। तो ये बोल रहा है 90 से 90, तो 120 तो ज्यादा हो गया। अगेन हम लोग क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू 5। समझ आ रहा है, नॉट पॉसिबल मत बोल देना, x बिलोंग्स टू 5 बोलो, ज्यादा बेहतर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं चीजों को। तो यहाँ पे दो चीज हम लोग सीखे हैं, एक तो ये और एक ये, दोनों अंतर है। दोनों में, इसमें नॉट पॉसिबल है, इसमें x बिलोंग्स टू 5 है। एक में डोमेन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दूसरे में रेंज सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्लियर है आपको एकदम। ऐसे क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस अब आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते पर अगला लिखो, अगला लिखो सेकेंड, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ठीक है, आपको डोमेन रेंज पता होगा, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, यहाँ पे बता दो कि यहाँ पे जो f डिफाइंड है, f अगर डिफाइंड करूं मैं इनवर्स x का, cos x का नहीं, cos इनवर्स x का, तो ये कहां से कहां तक जा रहा है, तो पहले डोमेन लिखते हैं और फिर रेंज लिखते हैं। ठीक है, तो डोमेन कहां से कहां तक जाता है cos का, तो -1 से 1 जाता है सर। रेंज कहां से कहां तक जाता है, याद है,
0 से पाई, याद नहीं है? अपन ग्राफ बनाते हैं तब समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये डोमेन था, ये रेंज था। ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ पे आ जाओ। ठीक, तो ब्लू वाला जो ग्राफ बनाऊंगा मैं वो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? सबको पता है कि कॉस एक्स का ग्राफ ठीक है, cos x का ग्राफ बना। अब cos x का ग्राफ बनाने से क्या मतलब है? हमें किसका बनाना है? cos इनवर्स x। मैंने आपको एक ब्रह्मास्त्र दिया क्या? अब किसी भी फंक्शन इनवर्स ट्रिगो का ग्राफ बनाना है तो y इज इक्वल टू एक्स के लॉन्ग मिरर इमेज ले लो भैया। y इज इक्वल टू एक्स के लॉन्ग, y इज इक्वल टू एक्स वाला लाइन मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ये रहा y इज इक्वल टू एक्स का लाइन। अब पहला बात देखो, यहां पे भी मैंने रेंज बोला है 0 से पाई। सर इस साइन इनवर्स एक्स का तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 था, तो इसका 0 से पाई क्यों? देखो रीजन थोड़ा सा आप समझोगे, लॉजिक लगाओगे तो आपको दिखेगा कि अगर इसका ये वाला होता है माइनस पाई बाई 2, याद होगा आपको, और ये वाला होता है पाई बाई 2। कॉस एक्स का मैं बात कर रहा हूँ, कॉस इनवर्स का नहीं, कॉस एक्स। तो ये अगर माइनस पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 है, तो अगर इस रेंज, ये डोमेन को अगर रेंज में कन्वर्ट करते हैं तो पता चलेगा कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच कॉस एक्स का ग्राफ, क्या मैंने बोला सुनो ध्यान से, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच कॉस एक्स का ग्राफ 1 नेचर शो नहीं कर रहा है, ये मेनी 1 नेचर शो कर रहा है। कैसे? एक लाइन ड्रॉ करके देख लो, 2 पॉइंट पे कट किया, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर 2 पॉइंट पे कट कर जाता है मतलब मेनी 1। फंक्शन क्या है? मेनी 1 है। अगर थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं तो ये फंक्शन एक बार इंक्रीज हो रहा है और एक बार फिर से डिक्रीज हो रहा है। ये सिर्फ इंक्रीजिंग होना चाहिए या फिर सिर्फ डिक्रीजिंग होना चाहिए? तो इससे ये पता चलता है कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 रेंज में नहीं आ सकता, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 अगर डोमेन लेते हैं कॉस एक्स का, तो वो उस डोमेन में फंक्शन इज नॉट 1 1। अब अगर इसका फिर भी हमको इनवर्स निकालना है तो फिर हमें इसके डोमेन को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। तो डोमेन को अभी हम क्या कर देते हैं? 0 से पाई ले लेते हैं। समझ आया क्या बोला मैंने? 0 से पाई। अब देखो 0 से पाई में फंक्शन देखो यहां से यहां तक आ रहा है, दिख रहा है ये वाला 0 से पाई में। तो जब 0 से पाई में ऐसा आ रहा है तो खत्म बात, कहानी खत्म हो गया। हम यहीं से यहीं तक ले लेते हैं क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, 1 1 नेचर शो कर रहा है। तो अब हम जो ग्राफ देखेंगे ना वो सिर्फ ये देखेंगे, ये ग्राफ, तो बाकी मिटा दूं मैं। ठीक है, अब देखो ये देख लिया। अब जो ये वाला जो बन रहा है, ये वाला, इसका मिरर इमेज कहां बना? तो इसका मिरर इमेज इसके लॉन्ग ले लो, तो इसका वाला मिरर इमेज बन गया, सॉरी इसको ब्लैक से मत करो आप, इसको रेड से ही करो। तो इसका जो मिरर इमेज बना वो ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा। ठीक, अब इसका मिरर इमेज बनाओ, ऐसा जो कर्व है, ऐसा कर्व है, तो ठीक है सही बन रहा है। इसका मिरर इमेज देखो ऐसा था, ऐसा, तो मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है, और नीचे ऐसा है। तो जो ब्लैक वाला जो अब हमारा कर्व बन रहा है वो किसका है? कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। देखो आसान तरीका बनाने का, पहले जो रेड वाला ये कर्व था, ये वाला, इसका मैंने मिरर इमेज लिया नीचे वाला, और इसका जो रेड वाला था इसका मैंने मिरर लिया इमेज। अब रेड वाले को मिटा दो क्योंकि रेड वाले से तो हमें कोई काम नहीं, वो किसका ग्राफ है? रेड वाला। तो रेड वाला जो ग्राफ है कॉस एक्स का ग्राफ है, तो रेड वाला को मिटा देता हूं। अच्छा, रेड वाले को मिटाने से पहले एक और चीज, रेड वाले को मिटाने से पहले मैं क्या बोलना चाहता हूं कि देखो इसका जो है मिरर इमेज ये बना, हम लोग को पता था कि ये कितना था, ये कितना था जी, ये पाई बाई, ये सॉरी ये 1 होता था ना कॉस, तो ये जब 1 है तो ये भी विड्थ क्या होना चाहिए? 1 है। तो यहां पे क्या आना चाहिए? यहां पे जो ये आएगा एक्स का कोऑर्डिनेट, ये क्या होगा? 1 होगा। समझ आए? ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप समझो अच्छे से चीजों को। अच्छा, अब हम लोग को क्या पता है कि एक और चीज आपको पता होगा कि ये जो विड्थ है, ये देखो ध्यान से, ये जो विड्थ है ये होता है, ये यहां पे जो होता है ये -1 होता था। तो जब ये विड्थ -1 तो ये विड्थ भी कितना? -1। तो ये वाला कितना आ गया? ये वाला आ गया -1। अब रेड वाले को मिटा दो, अब कोई काम का नहीं है। पाई बाई 2 तो देख ही लेंगे, ठीक है। अब ये वाला था पाई बाई 2, तो यहां पे कितना आने वाला है? ये पाई बाई 2 आने वाला, तो ये वाला कितना आएगा? ये पाई आएगा। तो ये बन गया कॉस एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा ही आपको दिखेगा बुक में, समझ रहे हो? करेक्ट।
तो ये चीजें आप समझ में आ जानी चाहिए कि cos इनवर्स एक्स का ग्राफ, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, बहुत बेहतरीन आसान सा तरीका। आगे देखते हैं अपन यहां से। अब cos इनवर्स एक्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो पहले आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर हम लोग कुछ इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहला लिखो। अब पहला पॉइंट जैसे उसमें लिखे थे, अब बताओ कि साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ था, साइन इनवर्स एक्स का वो ग्राफ था ऐसा, तो ये कैसा था, इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, cos इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा, मैंने क्या बोला था आपको, माइनस इंफिनिटी से चलना है, दौड़ के आना है, दौड़ते 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 प्लस इंफिनिटी की तरफ जाना है। इस दौड़ने के दौरान अगर ग्राफ का y कोऑर्डिनेट घटता जा रहा है तो वो डिक्रीजिंग, अगर बढ़ता जा रहा है तो इंक्रीजिंग। जैसे इसमें बढ़ रहे, यहां से दौड़ना स्टार्ट किया, यहां पहुंचे, पहले ये यहां था, फिर ऊपर आया, फिर ऊपर आया, ये बढ़ रहा है y कोऑर्डिनेट। अब यहां से दौड़ रहे हैं तो ये पहले यहां था, यहां पहुंचे, फिर ये यहां गए, यहां पहुंचे, फिर यहां गए, यहां पहुंचे, यहां, मतलब y कोऑर्डिनेट घट रहा है, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहां लिख लो कि y इज इक्वल टू cos इनवर्स x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आ रही होगी बात। अच्छा, डिक्रीजिंग कैसे है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, अगर x2 ग्रेटर देन x1 है, इट इंप्लाइज दैट cos इनवर्स ऑफ x2 लेस देन cos इनवर्स ऑफ x1। समझ में आ रहा होगा, ग्राफ से देख लो भाई, उतना टेंशन नहीं लेना है, ग्राफ से। अब ग्राफ बन गया, देखो मतलब x2 अगर ये वाला पॉइंट पे बात करें और ये मान लो x1 है, ये x2 है, तो x2 पे जो y कोऑर्डिनेट होगा और x1 पे जो y कोऑर्डिनेट, तो x1 वाला y कोऑर्डिनेट ज्यादा बड़ा होगा, वही चीज बता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये चीज समझ में आ रही। सेकंड पॉइंट लिखो यहाँ पे आप, ये किसके अलोंग सिमेट्रिक है, किसके अलोंग, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग, लास्ट वाले अभी थोड़ा साइन इनवर्स एक्स किसके अलोंग सिमेट्रिक था, जीरो के अलोंग, ऑरिजिन के अलोंग, तो ये किसके अलोंग सिमेट्रिक है, ये π/2 के अलोंग सिमेट्रिक। लिखो इट इज सिमेट्रिक अलोंग 0, π/2। अबाउट लिख दो, अबाउट ज्यादा अच्छा सूट कर रहा है। इट इज सिमेट्रिक अबाउट 0, π/2, जैसे साइन इनवर्स एक्स सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन होता था 0, 0, तो यहां पे क्या है, सिमेट्रिक अबाउट 0, π/2। तीसरा पॉइंट, अब जो मैं लिख रहा हूं उससे थोड़ा सा सोचिएगा कि ये मैंने कैसे लिखा, cos इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x। क्या मैं ये लिख सकता हूं, सोचो थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा जोर डालो दिमाग पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबा, इसको ध्यान रखना। साइन इनवर्स ऑफ -x क्या होता था, माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, क्यों, क्योंकि वो ऑड फंक्शन था। क्या ये ऑड फंक्शन है, सर नहीं है। क्या ये इवन फंक्शन है, सर नहीं है। दिस फंक्शन इज नाइदर ऑड नॉर इवन। तो यहां पे ध्यान रखना, cos इनवर्स ऑफ -x कैसे निकाला जाए, सर ऑड फंक्शन में तो हम लोग डायरेक्ट माइनस साइन लगा देते थे, यहां पे वो चीज नहीं चलेगा, और ना ही ये इवन है कि आप सेम चीज लिख दो। तो यहां पे क्या है, माइनस अगर निकालना है तो आप ग्राफिकली देखना पड़ेगा, ग्राफ से देखो। अगर सोचो, थोड़ा सा सोचो कि मैं यहां पे, मैं क्या बोल रहा हूं देखना, मैं यहां पे क्या 1/2 ले लेता हूं, अगर 1/2, तो 1/2 पे जो वैल्यू दे रहा होगा, मान लेते हैं यहां पे दे रहा होगा, ठीक है, वो 60 डिग्री देगा। आपको पता है 1/2 cos 1/2 कितना का वैल्यू 1/2 होता है, cos कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 60 डिग्री, तो ये देगा यहां पे 60 डिग्री। अब सोचो कि -1/2 लू यहां पे, -1/2, तो ये जो देगा यहां पे, ये जो वैल्यू देगा -1/2, तो ये वैल्यू को हम लोग बोल सकते हैं कि ये जितना ये वाला जो, ये जो डिस्टेंस है और इससे ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों सेम होगा। ग्राफिकली देख लो, आइडिया लग रहा होगा। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस 30 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ये तो π/2 है बीच वाला, तो ना 90 - 60, तो ये 30 डिग्री है, तो 30 ऊपर भी जाएगा, तो जब 30 ऊपर जाएगा तो ये 30 था। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये क्या बोला, 180 - cos इनवर्स ऑफ x, तो क्या बोला गया 180, तो ये पूरा एंगल है 180 - cos इनवर्स ऑफ x, तो cos इनवर्स ऑफ 1/2 60 डिग्री होता है, तो इसको क्या बोल रहे हो 180 - 60, वो कितना हो गया 120। अब अगर यहां से देखो 120, यहां पे अगर देखें तो हमें पता चल गया कि ये कितना है 30 है, तो यहां से ऐसे ही पता चला कि 90 + 30 कितना होता है, 90 + 30 वो भी तो 120 होता है। तो बात समझ में आ रही कि ये कैसे हम लोगों ने लिखा, ये हम लोग ग्राफिकली, ग्राफ के हेल्प से हम लोग लिख सकते हैं कि एज दिस फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट 0, π/2, तो cos इनवर्स ऑफ -x को किससे कैसे डिनोट कर सकते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि ये यहां से जितना नीचे वहां से ये उतना ऊपर। ग्राफिकली आप सोच के दे सकते हो बड़े आराम से, तो ये चीज ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, अपन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था cos इनवर्स x के लॉन्ग।
अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। लिखो क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। मैं ग्राफ को मिटा देता हूं। लिखो यहाँ पे, पहला लिखो कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 इसको कैसे लिखेंगे? तो भैया जहां पे चीजों में दिमाग नहीं लगाना है आपको, कॉस इनवर्स ऑफ -x का फॉर्मूला बता दिया है। वो क्या बताया? पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। और कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो पता है हमें कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 60 डिग्री का वैल्यू, मतलब पाई माइनस पाई/3। तो कितना हो गया? 2π/3। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखो कॉस इनवर्स ऑफ पाई/2। लिखो कॉस इनवर्स ऑफ पाई/2। जल्दी बताओ इसका आंसर। आया नहीं आया सर। कॉस इनवर्स ऑफ पाई/2 जो होता है ना, पाई/2 का वैल्यू 1.57 के बराबर लगभग आता है। लेकिन डोमेन क्या है? कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या बोलता है कि ये तो भैया -1 से 1 के बीच में दौड़ेगा। जब -1 से 1 के बीच में दौड़ेगा तो 1.57 कभी पहुंच ही नहीं सकता है। तो जब ये डोमेन में नहीं है तो इसको क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल या नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हो आप। यहाँ पे नॉट डिफाइंड यूज कर सकते हो टर्म। अगला क्वेश्चन में आते हैं, तीसरा लिखो cos इनवर्स x इज इक्वल टू 5π/6। cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 5π/6। इसका क्या होगा? पहला चीज इसमें क्या चेक करना था? पहला सर दो तरह का क्वेश्चन आपने करवाया था लास्ट में। एक तो कहीं डोमेन पे रेस्ट्रिक्ट करते थे, एक बार रेंज पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन था डोमेन को चेक करना है। यहाँ पे तो पहले इसको चेक करो कि ये रेंज में है कि नहीं, तब ना आंसर दोगे। आंसर देने से पहले आपको चेक करना है डोमेन और रेंज। तो जब देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये cos इनवर्स x का रेंज क्या होता है? 0 से पाई होता है। चेक करो कि ये वाला जो एंगल है 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल कर रहा है। जब अगर कर रहा है ये रेंज के बीच में लाई, तब हम लोग बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू क्या होगा? cos 5π/6 होगा। ठीक है, x इज इक्वल टू cos कितना होगा? 5π/6। अब 5π/6 कितना है भैया? तो ये है पाई माइनस पाई/6। यस, पाई माइनस पाई/6। इसका मतलब क्या हो गया? cos पाई माइनस पाई/6। यही तो है, 6π माइनस पाई, 5π/6। तो cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव, तो माइनस cos पाई/6। ये कितना वैल्यू आ गया? माइनस cos 30 डिग्री का माइनस √3/2। तो इसका आंसर कितना हो गया? माइनस √3/2। किसका वैल्यू? x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस √3/2। उसी तरीके से अगला कुछ क्वेश्चन और लिखो यहाँ पे। अगला क्वेश्चन लिखो cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2। cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2। उसके अगला लिखो cos इनवर्स x इज इक्वल टू 4। cos इनवर्स x इज इक्वल टू 4। उसके अगला लिखो cos इनवर्स x इज इक्वल टू -π/2। cos इनवर्स x इज इक्वल टू -π/2। जल्दी से सोच के बताओ किसमें किसमें क्या क्या आंसर आएगा। ठीक है, पहला काम तो मैं एक आंसर तो मैं देता हूं सर, ये x बिलोंग्स टू 5 आएगा। कोई वैल्यू ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसका रेंज जो होता है cos इनवर्स x का वो 0 से पाई में होता है। पाई का वैल्यू 3.14, लेकिन 4 बड़ा है 3.14 से, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 5। सेकंड पे आते हैं, इस पे देखते हैं cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे तो ये रेंज में भी है, 0 से 3.14 के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू cos 2। मैंने आपको बोला था जहां पे आपको ऐसा एंगल मिलेगी जहां पे आप कैलकुलेट नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसी में आंसर लिख सकते हो, x इज इक्वल टू cos 2। तीसरे पे आते हैं, यहाँ पे क्या -π/2 मतलब -1.57 रेंज में आता है क्या? तो रेंज बोलता है कि पॉजिटिव होगा। cos इनवर्स x ये जो फंक्शन है ना, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप? x बिलोंग्स टू 5। करेक्ट है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है आराम से। ये बेसिक से कुछ क्वेश्चन से जो मैंने आपको आज कराया है साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x के ग्राफ को लेकर। ठीक है, अब आगे का जो कुछ क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन और लिखो, उसके बाद अपन यहाँ पे आज के लेक्चर को खत्म करते हैं, फिर कल स्टार्ट करेंगे। और अगले लेक्चर में हम लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं। आज तो सिर्फ cos और sin इनवर्स x का ग्राफ में ही टाइम लग गया। अगला लेक्चर में हम लोग और कुछ देखना है। एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू 0, ठीक है, देन x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू व्हाट? दिख रहा है आपको? देन x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, ये चीजें आपके सामने। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको cos इनवर्स x का डोमेन ध्यान में होना चाहिए। तो cos इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है -1 से 1, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। रेंज क्या होता है? रेंज होता है 0 से पाई।
कहीं कोई दिक्कत तो इसमें लिखने में नहीं है। तो जैसे ही दिक्कत नहीं है तो अब यहाँ पे तो डोमेन चेक करना नहीं है, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू पूछा है। यहाँ पे सोच के देखो यार, थोड़ा सा रेंज वाला थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि सर ये जो है ना ये कहां से कहां तक लाई करेगा। अभी मैंने बताया cos इनवर्स x इज अ पॉजिटिव फंक्शन, मतलब वो निगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो ये वाला जो टर्म है इसका मिनिमम वैल्यू तो जीरो होगा, मैक्सिमम कितना होगा पाई। ये जीरो से पाई के बीच में लाई करेगा, कहां से कहां तक घूमेगा, जीरो से पाई के बीच में घूमेगा, ये भी जीरो से पाई के बीच में घूमेगा, ये भी जीरो से पाई के बीच में घूमेगा। तो जब तीनों का मिनिमम वैल्यू ही जीरो है, निगेटिव तो हो नहीं सकता है कि मान लो ये -1/2 हो जाए और ये 1/2 हो जाए और ये जीरो हो जाए, तो -1/2 और 1/2 मिलके जीरो हो गया, 0 + 0 + 0 जीरो आ गया। ऐसा नहीं हो सकता ना, तीनों पॉजिटिव ही हो सकता है, पॉजिटिव से ही स्टार्ट होगा। तो जब पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और फिर भी समेशन जीरो करना है तो ये कब पॉसिबल है, दिस इज ओनली पॉसिबल ओनली व्हेन cos inverse x is equal to cos inverse of y is equal to cos inverse of z is equal to 0। तीनों को साथ ही साथ जीरो होना पड़ेगा। तो ऐसा होने के लिए हम लोग ऐसा लिखते हैं, पॉसिबल ओनली व्हेन cos inverse x is equal to cos inverse of y is equal to cos inverse of z equal to 0। तो मतलब तीनों आपस में जीरो हो गया। तो cos inverse x जीरो कब होता है, तो जब cos इनवर्स मतलब cos कितना cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ठीक है, तो cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1, तो उसी तरह y भी क्या आ जाएगा 1, z भी क्या आ जाएगा 1। तो आंसर कितना आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। एक क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, लिख लो होमवर्क में, ये कमेंट करना अगर क्वेश्चन समझ में आता है तो लिखो, विच इज ग्रेटर π/6 और cos इनवर्स π/6, π/6 और cos इनवर्स π/6। ठीक है, ये होमवर्क है आपका। इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा दिमाग डालो, अगर बन जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और मुझे बताओ कि ये मेरा आंसर आ रहा है। बाकी की चीजों को हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही, इतने चीजों को ध्यान से करो, मैं डीपीक्यू अटैच कर दूंगा, कोशिश करो क्वेश्चन बनाने का। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप वगैरह में डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।